अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा पागल था। मैंने उसकी शादी एक गरीब घर में करवा दी जो यतीम भी थी। मैं उस लड़की का बहुत ख्याल रखती थी और मोहब्बत से रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पागल बेटा रात भर उसे तकलीफ़ देता है। मगर वो इतनी साबिर लड़की थी कि उफ़ तक नहीं करती थी। अब वो हामला हो गई थी। मैं उसे दरवाज़ा बंद करके अपने साथ सुलाने लगी। एक रात आँख खुली तो मुझे वो कहीं नज़र ना आई। मैं भागते हुए बेटे के कमरे में गई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये कदम मैंने बहुत मजबूरी में उठाया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी कि मेरी बड़ी बहू मेरे पास आई और मुझे एक ऐसी बात बताने लगी कि मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। वो अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई। वो अपने सुर्ख नज़रों से मुझे देख रही थी और बोली, आज आ जाए मेरा शौहर। मैंने दानियाल से कहना है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, क्या हो गया सलमा? आज से पहले तो तुमने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। वो कहने लगी, पूछिए मेरी 4 साल की बेटी से। इसका पागल चाचू उसे क्या कह रहा था। उसने जो मुझे बात बताई, मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट गया था। मैंने उससे कहा, खुदा के वास्ते सलमा, ये घर छोड़कर नहीं जाओ। मैं विकी के लिए कोई और इंतज़ाम कर लूँगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर नहीं करो। वो तो पहले ही होशो-हवास से बेगाना है, और अगर तुम दानियाल को लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊँगी। देखो सलमा, तुम्हारे घर भी औलाद है। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हारे घर में विकी जैसे बच्चा पैदा हो। तुम कभी अल्लाह ना करे तुम्हारे घर में कभी विकी जैसा बच्चा पैदा हो। जिस अज़ियत से मैं गुज़रती हूँ, कभी तुम पर कभी भी ये अज़ियत ना आए। मेरी बात सुनकर सलमा डर गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन आप जो भी करना हो आपको जल्दी करना होगा, नहीं तो मैं ये घर सच में छोड़कर चली जाऊँगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। अब मैंने ये सोचना था कि विकी वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और इस सारे मसले का हल फ़कत यही निकला था कि मैं विकी की शादी कर दूँ। अगर मैं उसके लिए बीवी कहाँ से ढूंढ कर लाती। एक दीवाने लड़के को अपनी लड़की कौन देगा भला। मैं सुबह जब कमरे से निकली तो सलमा मुंह फुलाई बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है सलमा, क्या हुआ? वो बोली, आपने विकी का क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? सलमा कहने लगी, बेहतर तो यही है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची भी है, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में एक पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने विकी का सोच लिया है। मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं छोड़ूंगी। मगर विकी के ठीक होने का चांसेस होते तो मैं ये कड़वा घूंट भर लेती, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये उसकी बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। तो मैं अपने कोख से जने बच्चे को अपने से दूर कैसे भेजूं? मैं उसकी शादी करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ताली पीटकर हंसने लगी और बोली, लो कर लो बात, एक पागल से कौन शादी करेगा? मैंने कहा, मेरा शौहर करोड़ों की जायदाद छोड़ गया अपने बच्चों के लिए। अगर विकी से कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए बीवी खरीद कर ले आऊँगी। ये बात सुनकर मेरी बहू खामोश हो गई थी। मैं सब कुछ समझती थी कि सलमा ये सब क्यों कर रही है। वो फ़कत ये चाहती थी कि विकी को जल्द से जल्द रास्ते से हटा दिया जाए और सारी जायदाद वो अपने शौहर के नाम करवा ले, और फिर सारी जायदाद बेचकर वो ये वतन छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाए। मगर जब से वो मेरे घर में ब्याह कर आई थी, उसने एक ही डांट लगाई थी, दानियाल हम दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो मानता नहीं था। एक तो विकी बीमार था और दूसरी मैं भी। अब वो सारी जायदाद बेचकर जा तो नहीं सकता था ना। दोनों भाई बराबर की शरीक थे। सलमा चाहती थी कि विकी पागल खाने चला जाए और फिर सब कुछ उसके मियाँ के हाथ लग जाए। खैर, अब मैंने भी ये सोच लिया था कि अब मैं किसी तौर पर भी सलमा को उसके अज़ाए हुए काम में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि विकी की शादी करवा दो। चलो, किसी गरीब लड़की का भला ही हो जाएगा। जिस जायदाद में इस बदतमीज़ सलमा ने ऐश करना है, किसी गरीब लड़की के घर के आज के चंद दिन आराम की ज़िंदगी बसर कर लेगी। इस मामले में मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ थी। खैर, मैंने अपने काम वाली से कह दिया था कि मुझे किसी गरीब घर की लड़की से रिश्ता करवाना है। मैं विकी का रिश्ता करना चाहती हूँ। मेरी मुलाजमा भी हैरान हुई। वो कहने लगी, बाजी क्या हुआ? आपको तो पता है कि विकी साहब जी माजूर हैं, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा?
मैंने कहा मुझे पता है गुर्बत ऐसी चीज़ है जो इंसान को मजबूर कर देती है। तुम अपने मोहल्ले में इधर उधर कहीं देखो, अगर कोई रिश्ता हो कोई करवाने वाला तो तुम मुझे बता देना। और बोल रहे हैं कि उसका बेटा पागल है जिसकी वो शादी करना चाहती है। उसने बोला ठीक है। फिर चंद दिन गुजरे तो मेरी मुलाजमा मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी बाजी आपकी बात तो ठीक निकली। मैंने बोला वो कैसे? तो मुलाजमा ने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है, अब वो अपनी यतीम बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा पागल है, तो वो कहने लगी मुझे मंजूर है, कम से कम मेरी बेटी 2 वक्त की सुकून से रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो वो सुबह शाम अपने भाइयों की छितर खाती है और अपनी भाभियों की जूते साफ करती है, तब जाके कहीं उसको रोटी मिलती है। मैं ये बात सुन के उस बच्ची के लिए परेशान हो गई। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे आज शाम ही उनके घर ले जाओ। मुलाजमा ने लड़की वालों को पहले ही इतला कर दी थी। शाम होते ही मैं किसी को बगैर बताए उन मुलाजमा के साथ निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए थे। तो ये सोच के हैरान पड़ गई थी कि इस तरह तंगो तंजी में लोग कैसे गुजारा कर लेते हैं। छोटा सा घर था, मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया। मैंने लड़की की वालिदा से कहना शुरू कर दिया मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए बीवी की तलाश है। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दौलत आराम आसाइश सब कुछ मिलेगा आपकी बेटी को। बस ये है कि मेरी बेटी को कोई साथी मिल जाए, और मुझे भी सुकून मिल जाए कि मेरा बेटा इस दुनिया में तन्हा नहीं है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। औलाद के गम से और उसकी तकलीफ़ से बड़ा कोई गम नहीं है। आप अपनी बेटी को ले आएँ। जब सना को मेरे सामने लाया गया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र यही कोई 18-20 साल की थी। उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। वो मेरे पास आई और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठी और फिर उठ कर चली गई। फिर सना के दोनों भाई आकर बैठ गए। वो कहने लगे आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई है। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा बेटा जहनी तौर पर माजूर है। तो वो कहने लगे ठीक है, हमारी बहन कम उम्र है और खूबसूरत भी, हम ऐसे कैसे आपके पागल बेटे के लिए अपनी बहन का रिश्ता दे दें। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली क्या आपकी मर्ज़ी नहीं है? तो सना का बड़ा भाई कहने लगा मैं अभी बाहर गली से गुज़र के आया, आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिससे आपकी हैसियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। प्यारी सी बहन को यूँ ही ले जाएंगे? मैंने बोला आपको क्या चाहिए? सना का छोटा भाई बोला आप हर महीने कुछ हमें रकम दे दिया करें, क्योंकि अम्मी बीमार रहती है और हम भी कुछ ख़ास नहीं कमाते, चलो अम्मी की दवाई हो जाएगी। मैंने बोला हाँ जी बोलें कितनी रकम चाहिए? तो सना का बड़ा भाई बोला हर महीने 50,000 दे दिया करें, उसके अलावा सना के हक महर में 5 लाख भी दे दें और एक गाड़ी भी, और एक बड़ा सा घर भी हो जाए तो बेहतर है। घर सना का होगा मगर हम लोग रहेंगे। मैंने उनकी सारी बात मान ली। मैंने कहा मुझे हर बात मंजूर है, इसके अलावा भी अगर कोई चाहिए तो आप बताएं। वो दोनों भाई हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे मुझे कि अगर कोई अच्छी सी जॉब भी हो जाए तो आप मुझे वो भी बता दें। मैंने कहा ठीक है, आपका ये काम भी हो जाएगा। मैं अगले जुमे आकर अपनी बहू को ले जाऊंगी। वो दोनों बहुत खुश हो गए। उनके चेहरों से ऐसा ही लगता था जैसे उनकी लॉटरी लग गई थी। उन दोनों के जाने के बाद सना की माँ बोली बहन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। ये मेरे बेटे हैं, इनको तो मेरी बेटी सोने की मुर्गी लगती है। अगर इनके पास रही तो सोने के अंडे देती रहे, अगर बाहर चली जाए तो सोने के भाव फ़रोख्त हो जाए। यहाँ घर में तो वो अपनी बीवियों के काम करवाते थे, अब जब चली जाएगी तो इसके ज़रिए पैसे कमाएंगे। उन दोनों ने तो सना को फ़रोख्त कर दिया था। इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैं उनसे बोली कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, मुझे पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सना की माँ की बात पर खामोश हो गई। मैंने घर जाकर बताया कि मैंने विकी की शादी करवा दी है। तो वो कहने लगी अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने रिश्ता भी मांग आई हूँ, लड़की बहुत प्यारी है और कम उम्र भी है। अम्मी वो लड़की तो विकी को खुश रखेगी, लेकिन उस लड़की का क्या होगा? ये सोचकर तो मुझे खौफ आने लगा और मैं खामोश हो गई और अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैं जान गई थी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सादगी से निकाह हुआ और मैं सना को रुखसत करके घर ले आई। वो बड़ी खामोश सी लड़की थी, नज़रें झुकाकर बैठी रही। मैं उसको विकी के कमरे में छोड़कर जाने लगी तो उसने खौफ भरी निगाह से मुझे देखा था और कहा आंटी मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा?
उसके सवाल पर मेरा दिल कट के रह गया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं विकी को जानती हूँ, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। मैं अपने कमरे में आ गई और सारी रात आंखों में बीत गई। सुबह उठकर मैं विकी के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि नई नवेली दुल्हन का चेहरा नीला नीला था। मैंने बोला, ये सब क्या है सना? तो उसने रोते हुए विकी की जानिब इशारा किया और फिर मेरा दिल कट के रह गया था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने उससे कहा, फ़िक्र ना करो, विकी ठीक हो जाएगा, मेरा विकी ऐसा नहीं है। तो उस लड़की ने सर हिला दिया। फिर वो किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। तो मैंने उसको रोक दिया था। मैंने कहा कि ये काम तुम्हारा करने का नहीं है, घर में मुलाजमीन हैं, वो ये सब काम करेंगे, तुम बस आराम करो और खाओ पियोगे। सना मुस्कुरा दी थी। अभी 1 घंटा भर ही गुजरा था कि सना के दोनों भाभियां हाथों में नाश्ता की ट्रे पकड़ के हमारे घर आ मौजूद हुई थी। वो बड़ी हसरत से घर को चारों तरफ से देखने लगी। मैं तो बड़ी घबरा गई थी कि उन्होंने सना का चेहरे की तरफ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मगर हैरत तो मुझे तब हुई थी जब उन्होंने एक बार भी सना से उसके चेहरे के मुतालिक नहीं पूछा था। उन्हें तो बस अपना ही लालच खाया जा रहा था। बड़ी भाभी सना के कान में घुसघुसाकर कहने लगी कि हमारी सास हमें नाश्ता लाने पर क्या देने लगी। मैं ये बात सुन चुकी थी, लेकिन मैंने यही जाहिर किया कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। खैर, वो दोनों जाने लगी तो मैंने लिफाफे में कुछ पैसे रख के उन्हें दे दिए। मुझे पता था वो इसी में खुश हो जाएंगी। मेरी पड़ोसन मुझसे कहने लगी, आंटी, आपको मैंने कहा था ना कि विकी की शादी ना करवाएं। अब रोज़ इस लड़की का यही हाल होगा। दानियाल भी बोल रहा था, अम्मी, आपने विकी की शादी करके अच्छा नहीं किया। तभी सना बोली, आप दोनों मेरे शोहर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो जैसा भी है तो वो मेरा शोहर ही ना। मैं उसी के साथ सारी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जहाँ वो हैरान रह गए थे, वहाँ मैं भी शर्मिंदा रह गई थी। अब तो ये रोज़ का मामूल ही बन गया था। हर सुबह जब सना कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर रात की अजियत साफ दिखाई देती थी। मैंने 1-2 बार विकी को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को मारोगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, तुम फिर से तन्हा रह जाओगे। तो विकी मज़ीद गुस्से में आ जाता। वो चीज़ें उठा कर पटकने लगता और कहता था कि उसको नहीं लेकर जा सकता। मैं विकी से कहती कि तुम्हारे गुस्से से डर कर भाग जाएगी तुम्हारी बीवी। तो विकी कानों को हाथ लगाकर सॉरी सॉरी कहता, मगर उसके रवैये में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं सना घर छोड़कर ही ना चली जाए। इसीलिए जब जब विकी सना को मारता, मैं उसके घर वालों के लिए भारी तोहफ़े भिजवा देती, कभी फ्रीज़र, कभी टीवी, कभी फ्रिज। हालांकि मैंने उनके घर में एसी तक लगवा दिया था। ये सब मैं इसीलिए कर रही थी कि सना अपने घर वापस जाना भी चाहे, उसके लालची भाई उसे फिर मेरे पास रहने पर मजबूर कर दें। सना खामोश सी रहने लगी, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है सना? तो वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, आंटी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है। मैं आपको बताने ही वाली थी कि कहीं आप ये ना कहें कि इसके घर वालों ने मरीज़ लड़की हमारे पल्ले पाट दी है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ आ रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। सना की बात सुनकर मुझे कुछ शुबा हुआ था। मैं बोली, विकी तुम्हारे पास कभी आया था क्या? तो उसने इस बात पर सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लगता है तुम उम्मीद से हो। मैं सना को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगी तो वो बोली, आंटी, मैं अपनी भाभी वाले डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी भाभी हमेशा एक बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाती, और मैंने सोचा जब कभी मुझे ऐसी खबर मिलेगी तो मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो मैं मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभीयों से भी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी, इस बात की तुम फिक्र ना करो। तो मेरी बात सुनकर सना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आंटी, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप मान लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा, बच्ची की एक ही ख्वाहिश ही है, पूरी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या बात है, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। क्या पता अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे ये खबर मिल जाए कि हमारी बहू मुझे मेरे घर का वारिस देने वाली है। तो मैं सना को डॉक्टर के पास ले गई तो उसने इस बात की तस्दीक कर दी और वो कहने लगी, ये बात सच है कि सना उम्मीद से है। फिर तो यही हुआ था कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। मैं खुशी से 7वें आसमान तक पहुंच गई थी। मैंने अपनी बहू का माथा चूमा था। मैं बोली, सना,
तुम बहुत भागो वाली हो, तुम मेरे भाई का वारिस पैदा करने वाली हो। अब विकी के हिस्से की सारी जायदाद मैं अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं किसी ऐसे इंसान को विकी के हिस्से पर ऐश नहीं करने दूंगी जो उससे पागल खाने भिजवाना चाहता है। सना ने सर हिला दिया। उसने अपने मुंह से कोई जुमला अदा नहीं किया था। मेरी बहू को तो ना पैसे का लालच था और ना जायदाद का। वो बड़ी सीधी सादी सी लड़की थी। विकी अब भी सना पर हाथ उठाता था। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। मैंने उससे कहा कि सना, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम इधर मेरे कमरे में ही सो। इस बात को लेकर विकी ने बहुत हंगामा किया। मैंने उसकी बात सुनी नहीं और सना को अपने साथ सुलाने लगी। विकी को भी सब्र आ ही गया। एक दिन मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है सना? सना ने अपने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं। मैंने जब इसरार किया तो सना बोली, आप ही सलमा मुझे कह रही थी कि तुम अपने बच्चे को ज़ाया करवा दो। पागल शख्स का बच्चा भी पागल ही होगा। इतना कहकर फुट फुट कर रोने लगी और मेरे गले लग गई थी। मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो। सलमा तो तुमसे जलती है क्योंकि उससे पहले तुम्हारा घर का वारिस पैदा होने वाला है। मैंने सना को बहुत दिलासे दिए मगर मेरा अपना दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे सलमा से बहुत ख़तरा महसूस होने लगा था। यही डर लगा रहता था कि सलमा सना के बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। मैंने नौकरों को हुक्म दे दिया कि सना के सामने मैंने नौकरों को हुक्म दे दिया कि सलमा के सामने सना को खाना ना दिया जाए, उसे उसके कमरे में ही खाना दिया जाए। लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने हल निकाला कि मैंने विकी की सारी जायदाद पहले से ही सना के नाम करवा देती हूँ। सना तो इसीलिए उसके बच्चे को पीछे पड़ी थी कि वारिस पैदा हो गया तो जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। मैंने पहले ही विकी की जात सलमा से कोसों दूर कर दी थी। मैंने वकील से कह दिया था कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो सारी जायदाद सना के नाम ही होगी। तो मैं मुतमईन हो गई। फिर जाके तहज्जुद की नमाज अदा करने लगी मगर ये देखकर तंग रह गई कि सना तो अपने बिस्तर पर मौजूद है ही नहीं। मैं बड़ी घबरा गई कि वो बच्ची कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की सी रोशनी ऊपर वाले कमरे से आ रही थी जो विकी का कमरा था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर गई तो विकी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो मंजर देखकर मैं शर्मिंदा रह गई। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सना ऐसा भी कर सकती है। आज उसने बेशक विकी के साथ सारी हदें पार कर दी थी। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा तो बखूबी हो रहा था कि सना मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही थी। मैंने उस वक्त अपनी बहू से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे नहीं इल्म कि मेरे वापस आ जाने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में क्या मामलात होते थे। फजर की अजान से पहले सना अपने कमरे में आ गई थी मगर मैं तो सोते ही रह गई। सुबह जब सोकर उठी तो सना को बहुत उदास पाया था। उसका चेहरा नील के निशानात से भरा पड़ा था। मैं बोली, सना, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो वो रोने लगी और बोली, आंटी, रात जब आप सो गई थी तो विकी आपके कमरे में आया था। वो मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करनी है। मैं विकी के साथ जब उसके कमरे में गई तो उसने मुझसे तशद्दुद कर दिया और मैंने कहा, तो फिर क्यों गई थी उसके साथ जब मैंने मना किया था? तो वो बोली, आंटी, शोहर तो औरत का मिजाजी खुदा होता है। मैं विकी की बात कैसे रद्द कर सकती थी? वो मेरे लिए बहुत अहम है। अगर हालात कुछ और होते तो मैं सना की बातें सुनती और समझती और उसकी बात मान लेती, मगर अब मैं सारी हकीकत जान गई थी। बस मैं वक्त आने पर ही ये सब कुछ खोलना चाहती थी। अभी मैं ये नहीं चाहती थी कि सना परेशान हो और मेरे होने वाले पोते की सेहत पर कोई असर पड़ जाए। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। बातें करते करते मुझ पर अब आलूदगी छा गई थी। मैंने सबसे माजरत कर ली और उठकर अपने कमरे में आ गई। मैं न जाने कितनी देर सोती रही जब मेरी आँख बाहर से आने वाले शोर से खुली थी। मैं बाहर निकली तो एक अजीब मंजिल ने मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा बेटा दानियाल मेरे सामने खड़ा चिल्ला रहा था, अम्मी, आपकी बहू हमारी अलमारी के सारे जेवरात चुरा कर ले गई। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर ठहर गई और फिर बड़ी हिम्मत करके विकी के कमरे गई। वहाँ साइड टेबल पर खुला नामा पड़ा था और नीचे कागज़ भी पड़ा था जिस पर लिखा था, आंटी,
आप एक अच्छी खातून हैं, इसीलिए आपको सब कुछ सच-सच बता रही हूँ। आपने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करके बहुत ज़ुल्म किया था मुझ पर। मैं उसको कभी दिल से कबूल ही नहीं कर पाई। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी अपनी ऐसे तो नहीं बिता सकती थी। मेरे आशिक ने मुझसे कहा कि तुम सब कुछ अपने नाम करवा लो, इस शादी से फ़ायदा तो उठाओ। फिर जैसे-जैसे वो मुझसे कहता गया वैसे-वैसे मैं करती गई। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप से ऐसे निशान बना दो कि विकी तुम पर तशद्दुद करता हो, फ़ायदेमंद साबित हो। अब मुझे और प्यार करने लगी। खैर, विकी को तो मैंने शादी की पहली रात ही डरा दिया था। वो मुझसे दूर-दूर रहता था। उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सके। खैर, मैं हामिला भी नहीं थी। आपकी जायदाद मेरे नाम लगवा दी, आपका शुक्रिया। अब मैं अख्तर के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। ये ख़त पढ़कर मैं थर-थर काँपने लगी। मैंने खुद सना को विकी के कमरे में देखा था, वो अपने चेहरे पर फेक निशानात बना रही थी। मगर अपने पोते की वजह से मैं खामोश हो गई थी। मगर पोता तो कहीं था ही नहीं, वो तो सब झूठ था। सना ने हम सबको नाश्ते की नींद की दवा दे दी थी। जब हम सब सो गए तो उसने आराम से अपनी कार्रवाई कर ली थी। दानियाल कहने लगा, अम्मी आपको शादी की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मैंने कहा था सलमा ने मुझे बताया था कि विकी ने उसकी बेटी को पकड़ के कहा था कि ये मेरी दुल्हन है। सलमा डर रही थी, इस तरह मेरी ज़हन पर मनफी असर पड़ रहा था। इसीलिए सलमा ने मुझसे कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसको जाने से मना कर दिया और सोच लिया कि विकी के लिए दुल्हन ले आऊँगी। दानियाल कहने लगा, अम्मी इस मौके पर आपको दुल्हन नहीं गुड़िया लानी चाहिए थी, आपने बहुत गलत किया। मैं इस बात पर खामोश हो गई। विक्की का हिस्सा तो सना ले उड़ी थी। अब मैं और विक्की दानियाल पर बोझ बन गए थे। मगर वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे कभी भी उफ़ तक नहीं की। उसने हम दोनों को सड़कों पर बिठा रखा था। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दबाज़ी नहीं की होती और एक गैर लड़की से बेहतर था कि विक्की की जायदाद पर मेरा दानियाल ऐश करता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बाय।